आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर न्यू किंग एंड किंगडम की क्वेश्चन आंसर। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। मैं खुशी और आज मैं इसके क्वेश्चन आंसर को आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। फ्रेंड, इसमें मैंने शॉर्ट आंसर को कवर किया है और मैं आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, आपको पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज हो जाएगा। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो इसका फर्स्ट पार्ट है गुज्जर प्रतिहार। ठीक है, यहाँ पर हमारा यू होगा। तो मैं आपको अगर एक वो बताऊं, तो अगर मैं आपको इंडिया का मैप दिखाऊं, तो इंडिया का मैप में कुछ हमारा मैप जो होता है वो ऐसे होता है ना, ऐसे। ठीक है, ये हमारा इंडिया का मैप कुछ ऐसे ऐसे होता है, इधर ऐसे कुछ होता है। तो यहाँ पर देखो, जो हमारी ये गुजरात का रीजन है और राजस्थान का रीजन है, ठीक है, उसपे रूल करती थी हमारी गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी। ठीक है, ये वाली जो जी से है वो रूल करती थी। यहाँ पर जो हमारा ये बिहार बंगाल का रीजन है, यहाँ पर रूल करती थी पाल डायनेस्टी। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर एक लंबा सा एरिया होगा, जस्ट दोनों को रूल करती थी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, जिसको हम लोग आर से बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो, इन तीनों डायनेस्टी के बीच में एक युद्ध होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्री पार्टाइड स्ट्रगल। यहाँ पे सेंटर में हमारा एक एरिया है कन्नौज। ठीक है, तो तीनों डायनेस्टी अटैक करती है इस कन्नौज पर अ, रूल करने के लिए। तो कभी ये जीतती है, कभी ये जीतती है, तो कभी ये जीतती है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हम सब देखेंगे थ्री पार्टाइड स्ट्रगल के बारे में। तो गुज्जर प्रतिहार कहाँ पे रूल करती थी? वो रूल करती थी गुजरात एंड राजस्थान में, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, राष्ट्रकूटा कहाँ रूल करती थी? वेस्टर्न डेक्कन में। ठीक है, मीन्स गुज्जर प्रतिहार के जस्ट नीचे। ठीक है, और फिर जो पाल डायनेस्टी थी वो रूल करती थी बंगाल में। ओके, बंगाल बिहार वाला जो एरिया है वो। और फिर चोलास जो थी ये तमिलनाडु में रूल करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे इसका आंसर है, आप देख सकते हो, इन्हें आप मैच कर लेना। राइट आंसर उनके सामने जस्ट है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, और दी पार्टीज इन्वॉल्व इन दी थ्री पार्टाइड स्ट्रगल। होता क्यों है? क्योंकि जो कन्नौज था उस टाइम पे इकोनॉमिक सेंटर था वहाँ पे, वो गंगेटिक प्लेन था, तो वहाँ पे ट्रेड वगैरह काफी अच्छे होते थे, काफी अच्छी एग्रीकल्चर भी होती थी उस टाइम पे। सो फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वर द क्वालिफिकेशन नेसेसरी टू बिकम अ मेंबर। कौन सी क्वालिफिकेशन नेसेसरी है अगर हमें मेंबर बनना है? किसका? जो हमारी चोला एम्पायर की सभा है उसके कमेटी का। तो देखो, सिंपल सी बात है, आपके पास एक अच्छा लैंड होना चाहिए, जिससे आप अच्छा लैंड रेवेन्यू जनरेट कर सको, क्रिएट कर सको। आपके पास एक खुद का घर होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, तो फर्स्ट वन इज बी अ लैंड ओनर हु पेड लैंड रेवेन्यू। ठीक है, आपके पास लैंड होना चाहिए जिससे आप लैंड रेवेन्यू जो है वो पेड कर सको। हैव दियर ओन हाउस, आपके पास आपको खुद का घर होना चाहिए। आपकी जो एज है वो 35 टू 70 के बीच में होनी चाहिए। और आपको वेदास की अच्छी नॉलेज हो, जो भी हमारे 4 वेद हैं, ठीक है, हमें उनकी अच्छी नॉलेज हो। और फिर बी ऑनेस्ट एंड वेल वर्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। ठीक है, जो भी प्रशासनिक कार्य होते हैं हमें उसमें ईमानदारी से अच्छे से कार्य करना है। नो हैव सर्व ऑन कमेटी इन प्रीवियस 3 ईयर। और अगर आपको किसी भी कमेटी का मेंबर बनना है तो आप पिछले 3 साल से उस कमेटी के मेंबर नहीं रहे हो। ठीक है, जैसे कि हमारे जो अमेरिका है वहां पर ये है कि अगर आपको वहाँ का प्रेसिडेंट बनना है तो आप इलेक्शन में तभी पार्टिसिपेट कर सकते हो जब आपने कभी वहां पर प्रेसिडेंट का जो पद है वो आपको ना मिला हो। ठीक है, जैसे कि वहां पे आप देखोगे तो बराक ओबामा थे हमारे, वो एक बार प्रेसिडेंट बने, दोबारा वो प्रेसिडेंट वहां पे नहीं बन सकते, लेकिन अपने इंडिया में ऐसा सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट वन इज हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल गवर्नेंस। आपको लोकल गवर्नेंस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा उसमें आपको पार्टिसिपेट लेना ही है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट वर द टू मेजर सिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ चामनाज। तो यहाँ पे देखो, जो चामनाज थे उनके अंडर में 2 मेजर सिटीज कौन थी? तो वो है हमारी दिल्ली और अजमेर। ठीक है, ये दोनों सिटीज हैं। देखो, चामनाज जो है ना, इसी के हमारे एक रूलर थे बहुत फेमस, पृथ्वीराज चौहान, जिनको आप जानते हो। ठीक है, जो मोहम्मद गौरी से जिनकी लड़ाई हुई थी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड दी राजपूता बिकम पावरफुल। राजपूता कैसे पावरफुल हुआ? तो यहाँ पे देखो, मैं आपको इमेज दिखाऊं ये थ्री पार्टाइड स्ट्रगल का। तो यहाँ पर देखो, गुज्जर प्रतिहार है। ठीक है, ये एरिया, तो ये देखो, ये हमारा जो ग्रीनिश ग्रीनिश गुज्जर प्रतिहार वंश है, ये रूल कर रहा है कहाँ पे? ये रूल कर रहा है हमारा गुजरात और राजस्थान एरिया पे। ठीक है, ये हमारा बंगाल बिहार पे पाल से वाला एरिया, राजपूता जो है जस्ट उसके नीचे वेस्टर्न दक्कन में वो रूल कर रहा है। ओके, ये हमारा ईस्टर्न दक्कन है और ये हमारा वेस्टर्न दक्कन है। आपको जैसा पता होगा, इधर हमारा ईस्टर्न घाट है, इधर हमारा वेस्टर्न घाट है। जैसे हमारा देखो, राजपूता इतने पावरफुल क्यों हो गए?
तो इन मिड 8th सेंचुरी तंतु दुर्गा अरास्कुटा चीफ, ठीक है, ओवर थ्रू द चालुक्यन ओवरलोड। तो मैं आपको बताऊं इसमें क्या होता है ना कि अगर कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, सपोज करिए कोई पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, और यहाँ पर हमारी चालुक्य डायनेस्टी जो है वो रूल कर रही है, फिर धीरे धीरे उसने अटैक करके ये एरिया भी अपने में ऐड कर लिया। तो अगर जो भी हमारा राजा होगा वो कहीं एक जगह पर होगा, ठीक है, तो यहाँ पर वो अपने जिस एरिया को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देगा सूबे में। तो यहाँ पर वो छोटा सा कोई राजा बना देगा यहाँ पर भी, तो वो इस राजा के अंडर में वो उस राज्य को चलाएगा। लेकिन क्या हुआ, जो दंती दुर्गा था वैसे वो भी था चालुक्यन एम्पायर का, ठीक है, सब ऑर्डिनेट था। लेकिन फिर क्या हुआ, दंती दुर्गा ने बगावत कर दी उस चालुक्य रूलर के खिलाफ। काफी स्ट्रांग रूलर था वो, तो वो चालुक्यन जो रूलर था वो हार गया और दंती दुर्गा जो है वो जीत गया। तो उसने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया कि मैं अब स्वतंत्र हूँ, अब मैं किसी के अंडर में काम नहीं करूंगा। ही परफॉर्म्ड अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भा। उसने एक रिचुअल किया जो हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हिरण्यगर्भा। ये एक प्रकार का यज्ञ होता है विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण, ब्राह्मण की हेल्प से, टू स्टार्ट हिज ओन किंगडम, अपने किंगडम की शुरुआत करने के लिए। ठीक है, इसमें ये लोग क्षत्रिय बनते हैं अगर वो किसी अदर कास्ट के हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डिड द न्यू डायनेस्टीज डू टू गेन द एक्सेप्टेंस। जितनी भी नई डायनेस्टीज बन रही थी उस टाइम पे, उभर के आ रही थी उस टाइम पे, उन्हें बहुत ज्यादा प्रचलित होने के लिए, चर्चे में आने के लिए उन्होंने ऐसा क्या क्या किया। तो देखो, द न्यू डायनेस्टीज गेन पावर एंड वेल्थ। जितनी भी न्यू डायनेस्टीज थी उन्होंने बहुत सारे पैसे और जो शक्ति है वो गेन की हुई थी। मैनी किंग अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स लाइक महाराजा धीराज। तो ऐसे बहुत सारे किंग थे, उन्होंने बहुत सारे टाइटल लिए, जैसे कि आपको पता है, ठीक है, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड ने लिया है। ऐसे बहुत सारे टाइटल्स होते हैं, तो बहुत सारे किंग थे उस टाइम पे, अपने नाम के आगे उन्होंने टाइटल लगाया महाराजा धीराज का। दियर एक्टिविटीज वर रिकॉर्ड इन प्रशस्त। तो अगर वो कोई भी कार्य करते थे, कहीं पर नदी बनवाए या फिर कहीं पर नहर पास किए वगैरह वगैरह, तो उसको अपने प्रशस्तीज में उसको रिकॉर्ड करवाते थे, लिखते थे। हमारा दे ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट दियर पावर एंड रिसोर्सेज बाई बिल्डिंग लार्ज टेम्पल। और अपने पावर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, उनको दिखाने के लिए उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े टेम्पल बनवाए हैं। तो हमारे आप जाओगे साउथ इंडिया में बहुत सारे टेम्पल हैं, मीनाक्षी टेम्पल है एक, ठीक है, ऐसे ही हमारे यहाँ पे सोमनाथ टेम्पल है, ऐसे बहुत सारे टेम्पल है उस टाइम की किंग ने बनाए हैं। नेक्स्ट देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट काइंड ऑफ इरिगेशन वर्क वर डेवलप इन तमिल रीजन। तो हमारे तमिल रीजन में जो है उस टाइम पे क्या क्या कार्य किया गया, डेवलप हुआ इरिगेशन के क्षेत्र में। तो फर्स्ट वन इज वेल वर डग। सबसे पहले क्या हुआ कि ना जो कुएं थे उनकी खुदाई की गई। ह्यूज टैंक वर कंस्ट्रक्टेड, बड़े बड़े टैंक बनाए गए। कैनल्स वर कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, जो कैनल्स होते हैं, जैसे मतलब जो नहर होती है वो बनाया गया, ठीक है। ये सभी चीजें जो है आप प्लान के तहत वहाँ पर कार्य की गई। तो यहाँ पर आप देखो यही है हमारा वो, जैसे कि ये हमारा वेल है, ये हमारा वाटर टैंक, ये तो अभी मॉडर्न वाटर टैंक है, उस टाइम पे भी होता था, ये कैनल्स है। ओके फ्रेंड्स, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वर द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद चोला टेम्पल। तो ऐसे कौन कौन सी एक्टिविटीज है उस टाइम पे एसोसिएट होती है जब चोला टेम्पल का निर्माण हुआ था। तो आप देखोगे कहीं पर भी टेम्पल है, जैसे कि अभी हमारे अयोध्या में राम मंदिर बनी है, तो आप देखोगे राम मंदिर के बनने की वजह से वहां पर आपको आसपास जो है जगह जगह फूल वगैरह बिकते मिलेंगे, कहीं कहीं पर मूर्तियां बिकते मिलेंगी, बहुत सारे रेस्टोरेंट ओपन हो गए, ठीक है, वहीं पर आसपास में, ठीक है, बहुत सारी धर्मशाला वगैरह बन गई, जिससे जो भी श्रद्धालु आए दर्शन करने को उनको कोई असुविधा ना हो, सब चीजें इजिली वहाँ पे प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, एक सिम्टम्स ऑफ ट्रेड है वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को व्यापार मिला मंदिर बनने से। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा देखो इसमें क्या है आंसर, चोला टेम्पल हैव बिकम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। चोला टेम्पल जो भी है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। क्राफ्ट प्रोडक्शन वाज एसोसिएटेड विद टेम्पल प्रोडक्शन। ठीक है, एसोसिएटेड विद टेम्पल्स, टेम्पल के बनने से वहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन में काफी तेजी आई है। किंग और जो भी रिच पीपुल्स हैं वो लैंड जो है वो डोनेट करने लगे मंदिर बनाने के लिए उस टाइम पे। और फिर जो भी लैंड प्रोडक्शन या फिर रेवेन्यू होता था वो सैलरी देते थे, किसको देते थे, जो टेम्पल वर्कर थे, मतलब मंदिर में जो भी लोग कार्य करते थे। ये छोटा सा एमसीक्यू है आपके लिए, आप हमें इसका आंसर बताओगे कमेंट सेक्शन में। द ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल वाज primarily फॉर कंट्रोल ऑफ विच रीजन। ये मैंने आपको काफी बार बताया है इसी वीडियो में। जो भी ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल था रीजन के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए हो रहा था, तो आप हमें बताओगे कमेंट सेक्शन में। फ्रेंड्स, मिलते रहो इस वीडियो में, टिल देन बाय, राधे राधे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को। कि आपको एक हिंट दे दूं कि इसमें जो भी आंसर है उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो मेरे नेम के फर्स्ट लेटर से ही